जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। राजस्थान एटीएस ने एक ऐसा खुलासा किया है जो सिर्फ एक ऐसा अरेस्ट या फिर उसको नॉर्मल आप गिरफ्तारी नहीं कह सकते, बल्कि भारत के अंदर छुपा हुआ वो आतंकी नेटवर्क उजागर करता है जो बाड़मेर से गिरफ्तार हुआ मौलवी ओसामा उमर एलिजिडली टीटीपी के टेररिस्ट से कई सालों से वो संपर्क में था और उसके पास 3 लाख से ज्यादा उसके फोन के अंदर फोटोज और कॉन्टेक्ट्स और जो फॉरेन हैंडल्स हैं उनके मिले हैं, और ये पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव्स। और सबसे बड़ा उसके ऊपर आरोप ये है कि वो टीटीपी स्लीपर सेल्स बनाने की कोशिश भारत में कर रहा था। सवाल ये है कि भारत के अंदर टीटीपी जैसे आतंकी नेटवर्क के निशान पाए जाना ये किस तरफ लेकर जाता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली आतंकी हमले के बाद से ही जो हमारी एजेंसीज हैं वो बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं अलग अलग राज्यों में, और इस तरह की गिरफ्तारियां लगातार हो रही है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो। लेकिन ये टीटीपी वाला एंगल जो वही अपने आप में एकदम अलग है, इस पे हम बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, उनसे पूरे इस मामले को विस्तार से समझेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। Thank you, Amber, and heartiest congratulations for picking up a topic which is very unique. And जहाँ तक मुझे मालूम है, शायद नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये आपका चैनल ही है जो इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहा है। हालांकि आपने एक छोटा एक वीडियो लिंक भेजे थे, कोई एक चैनल ने कवर किया है, लेकिन जिस पहलू और नजरिया के साथ इसको आप एक विस्तार करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये आपका चैनल ही पहला चैनल है। और ये एक बहुत ही एक खतरनाक डेवलपमेंट हो रहा है जिसके ऊपर हम गौर करना निहायत आवश्यक है। बिल्कुल सर, हमने एक खबर देखी, इनफैक्ट वो वीडियो में इनफैक्ट बाद में मैं बीच में लगा भी दूंगी ताकि लोगों को देख कर समझ में आए कि हम एक लेजिट न्यूज पर बात कर रहे हैं। सर, अगर ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं मौलवी की, इसके पास फोन पकड़ा गया है, उसने अपना फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था, बट फिर भी पूरा उसकी रिपोर्ट बनाई गई, उससे 3 लाख से ज्यादा फोटो मिले हैं और बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिले हैं जो फॉरेन ऑपरेटिव्स हैं। इस तरह के सर इंडिविजुअल केस सामने आते हैं। क्या ये एक हम ये समझने की कोशिश करें कि सर हमारे देश में इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड इकोसिस्टम कैसे चल रहा है? पाकिस्तान में बैठे लोग आज भी भारत के अंदर इतने मजबूत कैसे हैं सर? बिल्कुल अम्बर, फर्स्टली दोबारा मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आपके चैनल में फिर से मेरे को इनवाइट किया एक बहुत इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इशू के ऊपर डिस्कस करने के लिए। जो सवाल आपने उठाया बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में कुछ होता है। कल परसों एक था फॉरेन पॉलिसी रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली का एक नेशनल लेवल का क्विज कंपटीशन। तो वहां पे मेरे से बच्चों ने और जो डीन वगैरह बैठे हुए थे पूछने लगे व्हाई फॉरेन पॉलिसी वाज इम्पोर्टेंट। देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेरिंग आपका पड़ोस में क्या हो रहा है या पड़ोस के पड़ोस यानी कि विदेश में क्या हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं आपका हर हरकत के ऊपर ये जरूर कुछ कनेक्ट रहेगा। तो आज जो टीटीपी के बारे में वो आप उठाए हैं, ये कहाँ पे कैसे शुरू हुआ? ये टीटीपी सबको पता होना चाहिए, ये 97 में शुरुआत जो था, लेकिन असली पहला शुरुआत मैं कहूंगा 2007 को, जहां तक मेरा मेमोरी अलाउ करता है। लाल चौक इंसिडेंट था, सॉरी क्या बोलते हैं, लाल मस्जिद, यहाँ पे पाकिस्तान में मुशर्रफ थे प्रेसिडेंट। और जिस तरह बम्बार्डमेंट हुआ था वहां पे स्टूडेंट्स लोगों को काफी काफी देहांत हुई थी, शहीद हुए थे उधर। ये स्टूडेंट लोग पश्तून जाति के थे। ज्यादा मरने पर तो वो समय मेरे को याद है 13 अलग अलग ग्रुप जो बिछड़े हुए ग्रुप थे इकट्ठे आए। इकट्ठा आने के बाद ये स्टूडेंट ग्रुप अपना बनाए कि ये पाकिस्तान के और मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, ये जो तालिबान वाला कहानी है ये 2001 से लेके 2021 तक ये अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में आने की वजह से उनको धकेल दिया गया था। ये वहां से निकल के खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में एक कॉरिडोर बनता है उधर, वहां आके अपना अपना हाइड आउट और कैंप्स बनाने शुरू कर दिए थे। जिस समय अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला था कि आप इनके खिलाफ ऑपरेशन करो, और पाकिस्तान ऑपरेशन करने के लिए इनकार कर दिया था, तो पाकिस्तान को खिंचातानी किया गया था। उस समय काफी दबाव डाला गया था, तब जाके मुशर्रफ वो बकल हुए थे प्रेशर के नीचे और ऑपरेशन जारी किया था
इनके खिलाफ ये खैबर पख्तूनख्वा में जैसे ही ऑपरेशन हुआ, इसके साथ मिलता जुलता एक ऑपरेशन वहां पे लाल मस्जिद में हुआ था, जिधर ये पश्तून के जो स्टूडेंट्स से खूब सारे मारे गए थे। तब उनका शुरू हुआ था ये एक रिवोल्यूशनरी एक एक्टिविटी कि पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ ये लड़ेंगे। और उनका 3 बुनियादी चीजें शुरू से ही उन्होंने बना रखा है। नंबर 1, दुरान लाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दुरान लाइन डिवाइड करता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, और दोनों तरफ पश्तून जाति के लोग रहते हैं, और इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे जोर जबरदस्ती। इन एनी केस दुरान लाइन जो खींचा गया था वो था 1893 में। वो सेक्रेटरी थे उस समय दुरान, मेटरंड दुरान। तो वो 100 साल के लिए वो उसका लेजिटिमेसी थी, लेकिन लोगों की कंकरेंस बिना लेके वो लाइन खींचा गया था, जोर जबरदस्ती किए थे उस समय। और इन एनी के 100 साल उसका 1993 को खत्म हो चुका है, और उसका पाकिस्तान ने क्या किया है, फेंसिंग खड़ा कर दिया है। इसको पश्तून जाति के जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये भी यहीं पे मैं बता देना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में पश्तून जाति के जो परसेंटेज है पॉपुलेशन, करीब 44, कोई कोई जगह आपको 46% मिलेगा। एक्चुअली उनका 44% है टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज में से। पाकिस्तान के अंदर पश्तून जाति के पॉपुलेशन है मेरे ख्याल से 14% है, 14 या 15% इतना करीब है। तो ये जो जाति है वो नहीं चाहते हैं कि दुरान लाइन हो। नंबर 2, पाकिस्तान का जो सरकार है, ऑफिशियल मशीनरी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की, ये यहाँ पे फंक्शन ना करे, यानी कि वो पैरेलल गवर्नमेंट एक करना चाहते हैं। और तीसरा चीज, वो शरिया लॉ को अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये 3 डिमांड है, जिसके वजह से कंप्लीट खैबर पख्तूनख्वा में इनका क्लेम के मुताबिक ये शरिया लॉ को ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। वो चाहते हैं पूरी पाकिस्तान के अंदर इसको पूरा फैलाया जाए। और ये अभी बलूचिस्तान के अंदर थोड़े दिन पहले हमारे दर्शक जो है सुने होंगे, लगातार दे धमाके टीटीपी वहां जाके भी हमला करना शुरू कर दिया। एक दिन में 24 घंटे के अंदर 7 अटैक किए थे, खूब सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मारे थे। तो ये है लड़ाई उनका। और साथ ही ये जो टीटीपी है, धीरे धीरे, पेशावर कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, और बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये काबुल से करीब होगा 300-400 किलोमीटर दूर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और चाइना का जो सी पैक है, ये सी पैक काराकोरम हाईवे के ऊपर अलाइंड है, डेवलप किया गया है। और एक डाइवर्जन पेशावर होके काबुल की तरफ, और काबुल की से लेके तुर्कमेनिस्तान, उनका आईनी एक कॉपर माइन है अफगानिस्तान के अंदर, उस वहां तक भी एक्सटेंड करने का बीआरआई प्रोजेक्ट इनका प्लान है। क्योंकि आज के दिन में बलूचिस्तान के अंदर चाइना के ऊपर काफी हमला हो रहा है। तो ये सीपेक सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते हैं। ग्वादर ऑलरेडी चाइना को दे चुके हैं। अमेरिका इन बिटवीन आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए हैं पावर में, वो चाहते हैं कि चाइना को धकेल दिया जाए यहाँ से, पाकिस्तान से। और वहां पे एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी का एक प्रोफाइल देखने में मिला है चाइना और यूएसए के बीच में। यूएसए नहीं चाहता है कि चाइना का जो घुसपैठ है इतना गहराई जड़ तक जाके पहुंचे, और चाइना नहीं चाहता है कि यूएसए आके पाकिस्तान के ऊपर रीऑक्यूपाई करे, रीडोमिनेट करना शुरू कर दे। इन द मीन टाइम पाकिस्तान का 5 से 7 ऑलरेडी बेसिस, मिलिट्री बेसिस अमेरिका को दिया जा चुका है। पसनी एक पोर्ट है जो ग्वादर से कुछ कुछ किलोमीटर दूरी पे है, उसको वो ऑफर कर रहे हैं। लेंगे कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये बड़ा भयानक खतरनाक एक परिस्थिति बनती जा रही है। और जी साहब। के साथ बलूचिस्तान और भी है, अल कायदा है, आईसिस भी कैंप लगा के बैठे हुए हैं वहां पे। अभी फिलहाल सबको खबर लगा होगा कि जैश मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर था बहावलपुर, और लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर था मुरीद के। ये दोनों यहाँ से शिफ्ट करके दुरान लाइन के आसपास ले जा रहे हैं। दुरान लाइन ये अगर पूरा देखेंगे, कंप्लीट बॉर्डर जो है 2640 किलोमीटर का लंबाई है। 2040 में से करीब 1560 किलोमीटर है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और बाकी जो बचा हुआ 1100 कुछ प्लस किलोमीटर है, प्लस माइनस है, ये है बलूचिस्तान के साथ। खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर एरिया है ये पहाड़ी इलाका है, पहले जंगल होते थे, आजकल जंगल नहीं है। तो लेकिन कोई सर्जिकल स्ट्राइक, एरियल स्ट्राइक होता है, वो हिट नहीं करता टारगेट में। बलूचिस्तान एक रतेली इलाका है, एक डेजर्ट टेरेन है,
और वहां पे टैंक्स की हरकत हो सकता है, बख्तरबंद को जो गाड़ी होते हैं वो जा सकते हैं, पैदल मार्च कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ऐतिहासिक एक रूट होता था जब अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर हुआ करता था, उस समय एक रूट होता था कहाँ पे, क्वेटा। क्वेटा है बलूचिस्तान की कैपिटल, और वहां से एक जाता था कंधार, बीच में चमन एक बॉर्डर पोस्ट हुआ करता था। और इस तरफ खैबर पख्तूनख्वा की जो पोस्ट है उसको बोलते तरमोक, तरमोक, हाँ अभी तरमोक मेरे याद आया, तरमोक। तरमोक के थ्रू ये दोनों को पूरा विश्व में मानते हैं गेटवे, ग्लोबल गेटवे मानते हैं। इसके गेट के बीच में से जाना आना जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर होता है। पाकिस्तान एक समय में पूरा फेंसिंग जब लगा दिया था, तकरीबन 95-97%, 235 क्रॉसिंग प्लेसेस पहले होते थे, उसको कम करके उन्होंने 16 कर दिया। 16 में से आजकल 2 रखे हैं। और जी। टाइम रिपोर्ट आ रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान लड़ झगड़ के इनसे ये सारे फेंसिंग को उखाड़ चुके हैं। करीब करीब 25 से 30 किलोमीटर दूरी जो है खैबर पख्तूनख्वा में, सारे क्रॉसिंग को उन्होंने जो बंद था अभी खुला कर दिए हैं। जाना आना पूरा फ्री फॉर ऑल हो रहा है। जी, और समझ अभी गई। ये जो लड़ाई है, हमें हुँ। ये समझना पड़ेगा कि इसी बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए टीटीपी का एक कनेक्शन जो है आदमी बाड़मेर में पकड़ा गया है, उमर। सब मैं आपसे यही कनेक्शन समझना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान ने टीटीपी को बनाया, फिर टीटीपी और जो पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन भारत के अंदर जो टीटीपी है वो अपने पैर पर आकर आकर क्या करना चाह रहा है? अभी फिलहाल ये पहली बार इस किस्म की रिपोर्ट आई है। हुँ, लिखा हुआ चीज तो हमारे पास कोई है नहीं एविडेंस, इसको हम सिर्फ डॉट्स जॉइन कर सकते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड नॉलेज है इसी जी, को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये 2-3 चीजें ऑप्शन आ रहे हैं दिमाग के अंदर। जी, शॉर्ट टर्म उनका ये होगा कि ये स्लीपर सेल्स को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और राजस्थान के साथ, क्योंकि एक तो देखिए पाकिस्तान का ऑफिशियल पॉलिसी या जो डीप स्टेट का पॉलिसी क्या है, K2। K2 मतलब एक खालिस्तान, दूसरा है कश्मीर। जब कश्मीर में ठंडा पड़ता है मामला, वो खालिस्तान वाला इशू को उभार के लाते हैं, और खालिस्तान वाले जब हिंदुस्तान पूरा साइलेंस कर देते हैं तो पाकिस्तान कश्मीर वाला इशू को उठाते हैं। इसके साथ मेरे को लग रहा है कि उसके साथ कोई ताल्लुक या कोई जुड़ा हुआ नहीं सा है। मुझे लग रहा है ये तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है, ये स्लीपर सेल खोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने जा रहे हैं। और ये बाड़मेर, ये जो बॉर्डर है, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा उसका बॉर्डर, हाँ 1000 के आसपास है, ज्यादा होगा कम नहीं होगा, 1037 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। पंजाब का 400 कुछ किलोमीटर है। तो ये जो बॉर्डर एरिया है बाड़मेर का एक डिस्ट्रिक्ट है जो काफी हद तक बॉर्डर इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप सबको मालूम है कि रन ऑफ कच्छ अगर बाड़मेर की दक्षिण की तरफ और जाएंगे राजस्थान में, वो सर क्रीक एरिया आता है। सर क्रीक एरिया इज ऑलरेडी हॉट, ठीक है ना, एंड होस्टाइल। पाकिस्तान में डू समथिंग देयर। लेकिन ये जो बाड़मेर एरिया है, उनका मुद्दा ये हो सकता है कि स्लीपर सेल के जरिए से लोगों को रेडिकलाइज किया जाए और ये शारिया लॉ की एक्सपेंड करें। एक ऑप्शन हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए एक चुनौती खड़ा करे, एक नया फ्रंट खोला जाए हिंदुस्तान की तरफ से। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि ये फिलहाल उसको फेजेस में करेंगे। फेज 1 उसकी किस तरह फुटप्रिंट, टो होल्ड कैसे एस्टेब्लिश करें और उसको बढ़ाया जाए। मुझे नहीं लग रहा है आज के दिन में आईएसआई का कोई हाथ है इसमें, क्योंकि आईएसआई और टीटीपी दोनों के बीच में टकराव चल रही है अभी पाकिस्तान के अंदर। दे डोंट सी आई टू आई। आईएसआई चाहता है कि टीटीपी को किसी भी तरह चुप कराए, और टीटीपी चाहता है कि आईएसआई को किसी भी तरह लुप्त कराए। तो दोनों के बीच में ये जो टकराव के ये में मेरे को ये कहना है आज के दिन में, इसमें बिल्कुल हाथ होने का कोई अंदेशा नहीं है। ये एक नया फ्रंट पाकिस्तान के लिए खोलने की कोशिश कर रहे हैं और फेजेस में करना चाहते हैं। पहला फेज कि टो होल्ड आप अचीव करो, टो होल्ड के लिए चुपचाप स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करिए। फेज 2 आप उसको बढ़ावा दीजिए, फैलाओ, ठीक है नहीं। बॉर्डर एरिया में आप देखेंगे काफी सारे मुस्लिम पॉपुलेशन बसे हुए हैं, दोज हु आर वल्नरेबल टू बी रेडिकलाइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेडिकलाइज हो गए हैं। तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की डोमिनेशन ज्यादा नहीं है, और जाति का फायदा उठाते हुए इसको एक नाजायज बदलाव करना चाहते हैं। और
उनको एंड हाँ, काफ़ी बॉर्डर के साथ-साथ बहुत सारे हैं जो कन्वर्जन हो रखे हैं और लोग विलिंगली चाहते हैं क्योंकि उनको खरीद के अलग-अलग इंसेंटिव देके वो बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन टीटीपी कर रहे हैं कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूँ। टीटीपी का सिर्फ़ एक ही चीज़ मन में आ रहा है, ये एक नया फ्रंट पाकिस्तान के लिए खोल रहे हैं ताकि एक किस्म का एक चुनौती दिया जा सकता है। दूसरा इसी के साथ कहना चाहता हूँ, सिर्फ़ फ्रंट खोलने से कामयाब नहीं होते हैं, उसका हथियार चाहिए, एम्युनिशन चाहिए, पैसा चाहिए। तो बाड़मेर के साथ जो बॉर्डर जुड़ा हुआ है, आप मुनाबाव के बारे में सुने होंगे और मुनाबाव के साथ गोधरा एक जगह है और उस तरफ आते हैं कोकराफार है, आगे जाएँगे कोकराफार आता है, उस इस तरफ आते हैं तो आपको केल्लोर, सुबाला ये सारे चीज़ें संचोर की तरफ आप अगर जाएँगे संचोर की तरफ, तो ये सारे बॉर्डर फेंसिंग लगी हुई है, बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट है, लेकिन ड्रोन वॉरफेयर काफ़ी बढ़ने लगा है और वहाँ पे हथियार, काउंटरफिट करेंसी, ड्रग्स वगैरह ये अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान के अंदर आने का संभावना बढ़ रहा है। राजस्थान एज़ सच सब लोग अभी सो रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि राजस्थान के अंदर ड्रग कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, स्लीपर सेल्स की नंबर बढ़ रहे हैं और एक किस्म का सोसाइटी धीरे-धीरे पोलराइज़ होते जा रही है। तो ये बाड़मेर बॉर्डर होने के नाते वहाँ से हो सकता है कि ये फैलते जाए। टीटीपी आज टीटीपी पकड़े गए हैं, कल हो सकता है कि आईएसआई का कोई ना कोई सेल उधर पकड़ा जा सकता है। ये जो स्लीपर सेल है, ज़रूरी नहीं है जी, कि टीटीपी का होगा, हो सकता है कि आईएसआई को। सो एज़ ऑन टुडे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा एक नया फ्रंट खोलने की जी। कोशिश करें ताकि पाकिस्तान के खिलाफ इसका कोई एक चुनौतीपूर्वक एक एक्शन लिया जा सकता है और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल के इनकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल करने की कोशिश करें। सर ये जो रेडिकलाइज़ेशन का जो नया पैटर्न है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें क्योंकि लगातार इस तरह के केसेज़ और जो टेरर मॉड्यूल हैं हमारे सामने आ रहे हैं देश में, कितना सर ये डेंजरस है, इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? क्योंकि एक के बाद एक हमें अलग-अलग स्टेट पंजाब हो गुजरात, जम्मू कश्मीर तो है ही ऑफ़ कोर्स और अब बाड़मेर भी। अंबर बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं आप। देखिए हमारे देश में अगर 28 स्टेट हैं तो बॉर्डर स्टेट कितने हो जाएंगे मेरे ख्याल से 6 या 7 बॉर्डर स्टेट, एक गुजरात, एक राजस्थान, एक पंजाब, एक जम्मू कश्मीर, 4 तो ये हो गया और उस तरफ अगर देखते हैं चाइना के साथ आप उधर आप उत्तराखंड प्लस ये यूपी और उसके बाद आपका सिक्किम आ जाता है। बिहार का भी कुछ जुड़ा हुआ है उसके साथ हिस्सा और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4-4 8 और बांग्लादेश के साथ 5 है स्टेट, 8-5 13, 28 में से 13 के करीब-करीब, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। 13 स्टेट आपकी बॉर्डर स्टेट हो उनमें से अगर प्रायोरिटाइज़ करके देखेंगे तो राजस्थान एक इम्पोर्टेंट एक बॉर्डर स्टेट है। और इसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो रेडिकलाइजेशन आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता। आधे से ज़्यादा कि मैं कहूँगा 90% होता क्या है ये रेडिकलाइजेशन? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेडिकलाइजेशन? मैं भी एक मिलिट्री में काम किया हूँ, हमें जो सिखलाई या तजुर्बा हमें जो हासिल हुआ था जम्मू कश्मीर में जब ऑपरेट करते थे, हम यही समझते थे कि स्कल कैप पहना, ट्राउज़र जो है फ़ोल्ड करके, दाढ़ी छोड़ना और क्या शुक्रवार के दिन नमाज जब ये होता है मस्जिद में जाके मौलवी का भाषण सुन के आना और मौलवी का भाषण अपना खुद की जो ग्रोथ स्टोरी लाइफ को कैसे आगे की तरफ बढ़ा है उसके बारे में नहीं, देश के द्रोही, देश के खिलाफ वो काफी बयानबाजी होता था, एंटी नेशनल स्पीचेस ये सुन के आते थे। लेकिन आजकल जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, डॉक्टर्स टेररिज्म, व्हाइट कलर टेररिज्म, कुछ दिन पहले वो कहाँ पे पुणे के आसपास कोई एक मॉड्यूल बस किया गया, वहां देखिए सिविल इंजीनियर्स पकड़े गए हैं। और असम में कुछ 1-2 साल पहले उधर बस्ट हुआ था, उधर भी सिविल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। आप 2025 अभी तो छोड़ दिए, इसी साल 2025 में एक जगह मॉड्यूल कहीं पकड़े गए हैं, आइदर असम में या बिहार में, आई एम फॉरगेटिंग द जगह, वहां भी सिविल इंजीनियर क्वालिफाइड। सो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये व्हाइट कॉलर का और भी अपग्रेडेड स्टेटस, ये पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार की पैसा खर्चा हुआ है, माँ बाप अपना कमाई की सेव करके बच्चों को पढ़ाए हैं, ये लोग रेडिकलाइजेशन, क्या मतलब क्या है, व्हाट इज रेडिकलाइजेशन? रेडिकलाइजेशन वो भावना है
जो आपका जो नॉर्मल रूटीन लाइफ में एक प्रिडिक्टेबल रूटीन लाइफ, नॉर्मल लाइफ जो है, उससे आउट ऑफ ऑर्डिनरी जाके आपको ऐसा भावनाओं के साथ प्रभाव करता है जो आप स्टेट के खिलाफ या कोई जाति के खिलाफ आप वायलेंट स्टेप लेने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। भाई ये कौन सा चीज है, ये कैसे होता है, हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन तो एक एक चीज़ मैं यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। राइट, रेडिकलाइज़ेशन, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों पर सर मैं काम करती हूँ और मेरा एक्टिविज़्म इन सारी चीज़ों पर फ़ोकस रहा है। हम अगर जब रेडिकलाइज़ेशन की बात करते हैं सर, आपने बहुत अच्छे से उसको इलैबोरेट किया कि एक थिन लाइन होती है जिसको आम एक जो जो मुसलमान नहीं है, उसको शायद फ़र्क समझ में नहीं आएगा कि एक नॉर्मल मुसलमान जिसका रेडिकलाइज़ेशन से कोई लेना-देना नहीं है और एक जो रेडिकलाइज़्ड है, उसमें क्या अंतर है। और ये भी सर ऐतिहासिक है कि ओसामा बिन लादेन से लेकर जितने भी बड़े-बड़े टेररिस्ट रहे हैं, दे वर ऑल वेल क्वालिफाइड एंड दे हैड हाइली इंटेलिजेंट ब्रेन्स एंड सारा कुछ उनका। अब ये सारा कुछ जो सामने आ रहा है सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि हमने ऐसा तो नहीं है सर कि उन्हीं पे ज़ुल्म हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है। हमने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं अलग-अलग, पूरे यूरोप में देख लीजिए। वो तो नहीं उठ के अभी यूक्रेन का उठ के कोई चला जाए, मेक्सिको चला जाए, अमेरिका चले जाए, या सॉरी रशिया चले जाए, या किसी और को मार दे, या कोई हमने क्रिश्चियन नहीं देखा कहीं और जाके मार दे। हम कहीं पे ये सारी चीजें नहीं देखते। यहाँ पे मुसलमानों में ही इस तरह की चीजें नजर आती है। मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं सर ये समझने वाली बात है कि भारत में ही और जो खासतौर से पूरा एशिया है, यहाँ के लोग बड़े रेडिकलाइज हो जाते हैं सिर्फ इस नाम पर। मे बी सर इसमें गजवा हिंद का भी एंगल सामने आ सकता है, क्योंकि अभी ये बहुत अर्ली स्टेज पे रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, अभी बहुत ज्यादा इस पे कवर नहीं किया लोगों ने। लेकिन हो सकता है सर इसके पीछे का उद्देश्य है, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत खुलकर गजवा हिंद की बात करता है। इनफैक्ट जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं वो गजवा हिंद की बात करते हैं सर अभी भी। बहुत बढ़िया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आई एम वेरी, यू आर वेरी यंग इन योर एज एंड लाइफ। आप मुसलमान जरूर हैं, ये एक विषय है जिसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैं एक फौजी हूँ, हमारे लिए धर्म एक सर्व धर्म स्थल होता है, हम मुसलमान और हिंदू के बीच में चर्चा नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप देशभक्त हैं, आप देश प्रेमी हैं, आप खून, आपका जो नजरिया है हर चीज जो देखते हैं, एक देश की तरक्की आगे कैसे ले जाते हैं, जो आपकी बातें सुने हैं न्यूज में हो कहीं पे हो, आप यू आर ए मोटिवेटेड वेरी डिसिप्लिन मुस्लिम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एवरी मुस्लिम इज अ टेरर और टेररिस्ट, और ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। बट आज के दिन में हिंदुस्तान के सामने ऐसा मसला आके खड़े हैं, ये जो थिन डिवाइडिंग लाइन है, अभी देख रहे हैं कि एवरी टेररिस्ट हु इज कमिंग इन फ्रंट इज अ मुस्लिम। सो लोगों के बीच दिमाग के अंदर यही आ रहा है सवाल कि भैया क्या है, आरंट वी इन अ प्रेडिकमेंट, हाउ डू यू ड्रॉ लाइन? सो बियॉन्ड दिस आई विल नॉट से, this is about religion, I'll put a check on this. All that I'm trying to say कि radicalization definitely जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, 2014-15 में मैं था स्पेशल ऑप्स में था, डीडीजीएमओ स्पेशल ऑप्स, अफगानिस्तान डील करता था। अफगानिस्तान में बहुत सारे जगह लोगों को जो रेडिकलाइज किया जाता, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में, जी। वो जो बाबरी मस्जिद का जो कोलैप्स हुआ था ना, वो फोटोग्राफ एक वीडियो क्लिप कहीं बना के लोगों को बार बार दिखाते थे। ठीक है ना, एक चीज को बार बार अगर आप कोई भी मुसलमान को दिखाएंगे, उससे एक प्रभाव जो है वो बढ़ता है, एक एक गुस्सा पैदा करने के लिए वो दिखाते थे। अच्छा, मैं लोगों को बता देना चाहता हूं, देखिए, हकानी नेटवर्क हो आपका, हकानी नेटवर्क इंसिडेंटली इज बेस्ड इन अफगानिस्तान, तालिबान का राइट हैंड है ये। एक जी समय बिल्कुल। था कंप्लीट रेवेन्यू जो अर्निंग था, ये हकानी नारकोटिक्स का जो पैसा है यही अदाय करते थे। आजकल तो अफगानिस्तान तालिबान तो बंद कर दिया पॉपी कल्टीवेशन, तो वो अभी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इनके राइट हैंड प्रोडक्ट है ये। इसी तरह एक तालिबान हो गया, एक हकानी हो गया, तीसरा और एक ग्रुप में भूल रहा हूँ। एनीवे आजकल तो नए नए ग्रुप एवरी सेकंड देर इज न्यू ग्रुप। वो लबैक वाले की जगह अभी कल और कुछ नाम आ गया है, कुछ सुनने मिला। और सर ये इच्छाधारी नाग की तरह दूसरे नाम से आ जाते हैं अलग रूप में। इच्छाधारी नाग होते हैं, मुझे तालिबान का अच्छा। एक और कोई नाम आ गया, मैं के इतना नाम याद नहीं कर सकता हूँ एक दिन में। सो सिर्फ इतना ही कहना चाहता, इनका ट्रेनिंग जो है पश्तूनस्तान में चंद एक मदरसा में होता है, वो एक ही मदरसा से सारे ट्रेनिंग लिए हैं, एक ही मदरसा में।
और उसका नाम भी है हकानी मदरसा, हकानी के साथ ताल्लुक रखा हुआ है। हम्म। हकानी क्या है उसका एक अलग सब्जेक्ट है, जब आपका टाइम होगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, तब हम डिस्कस कर सकते हैं। सर एक आपका आपका टाइम होना चाहिए, I'm always available sir। ठीक, सो लोगों को ये बताना जरूरी है, व्हाट इज दिस रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन वो चीज है, आज के दिन में माँ बाप के पास टाइम नहीं है, बोथ आर आइदर हंटिंग फॉर जॉब और दे आर डूइंग अ जॉब। बच्चों को ट्यूटर के पास छोड़ दिए हैं या केयर टेकर के पास छोड़ा जा रहा है। छोटा बच्चा है तो क्रेश में छोड़ रहे हैं, या जो भी है, मतलब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स आते हैं ऑफिस से थके हुए, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, उसको दूध पिला दे, उसको खाना खिला दे, उसको सुला दो, बस यहीं पे। द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड इज द मदर। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज रेडिकलाइजेशन का। मैं अगर थोड़ा सा गहराई में जाने, नंबर दो, पिता के पास टाइम नहीं है फॉर पेरेंटिंग। मैं एक फौजी हूं, मैं 38 साल के करीब करीब मैं नौकरी किया हूं फौज के अंदर। मैं परिवार के साथ टाइम बिताने का मुझे मौका मिला 4 से 4.5 आउट ऑफ माई मैरिटल लाइफ 4.5 years में। आप अपने बच्चों को मैं दिखा ही नहीं हूं, परवरिश कैसे हुआ है। माई वाइफ इज, आई एम एक्चुअली गिफ्टेड, आई एम ब्लेस्ड। हर परिवार में इस तरफ नहीं होता है, छोड़ छाड़ के सब चले जाते हैं, टूट जाता है परिवार एकदम। लेकिन ये रेडिकलाइजेशन का यही जो है फॉल्ट लाइन को फायदा हो। और तीसरा क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर, इंटरनेट। अमेरिका में आज के दिन में पूरा सोसाइटी पोलराइज नहीं बल्कि रेडिकलाइज हो गया है। और रेडिकलाइजेशन एक उदाहरण है, न्यू ऑर्लिन्स में 20 जनवरी 2025 के आसपास एक एक्स सर्विसमैन, एक वेटरन, पैरा एसएफ का है, स्पेशल हम्म। फोर्सेस का, लोन वुल्फ वॉरियर, एक गाड़ी लेके AK-47 लेके, कुछ लोगों को 12 था, सबको पता होगा। उसका इन्वेस्टिगेशन जब पता चला, सब लोग भी बड़े ताजुब हो गए। उसका कनेक्शन था किसके साथ? आईसिस के साथ। अरे भाई, आईसिस कैसे? एक सर्विसमैन है, वेटरन है, कैसे हुआ ये? तो उनका जवाब था कि आईसिस का रेडिकलाइजेशन होने के लिए आपको सीरिया जाने की जरूरत नहीं है या इराक जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे हुआ रेडिकलाइज? तो मैं इंटरनेट पे डेली मेरे पास मैसेज आता था और सर उसको नॉट ओनली सिंपल मैसेज, बट क्योंकि मैंने इस मॉड्यूल पे सर कई साल पहले, आज से 5 साल पहले काम किया था कि इंटरनेट के थ्रू कैसे खासतौर से छोटे बच्चों को, इंडिया के जो है मुसलमान बच्चे टू बी प्रिसाइज, कैसे पाकिस्तान से वो रेडिकलाइज कर रहे हैं। एक तो सर उसमें गेमिंग एप्स में, प्लस वो कार्टून्स ऐसे बना रहे हैं, मुस्लिम कैरेक्टर्स और स्टोरीज, और बच्चों को इस तरह से रेडिकलाइज, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब पे ध्यान दिया नहीं जाता है कि क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, हमें सब चलता है, पाकिस्तान यहाँ से पैसे भी कमा रहा है और हमारे ही बच्चों को रेडिकलाइज भी कर रहा है थ्रू द कार्टून स्टोरीज एंड एवरीथिंग। तो हमने इनफैक्ट वो रिपोर्ट भी जमा की थी, लेकिन सर वही है ना कि उस वक्त हमने बहुत कोशिश की कि उन सारी चीजों को बैन किया जाए, भारत में बड़ा स्टेप लिया जाए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पे हमने देखा कि वो फिर वो ब्लॉक हुए बहुत सारे चैनल जो कि होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ वो कंटेंट नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ब्रेन पे। हमें बहुत बढ़िया मुद्दा आप उठा रहे हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, मेरा थोड़ा सा उम्र ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा होने के नाते मैं सिर्फ इसको रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, कमेंट दे सकता हूँ। एवरीथिंग इज नॉट ऑन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान का मुद्दा, चाल चलन, विद्या के ऊपर किस तरफ फोकस कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम सोचे ही नहीं थे, कोई ब्रोशर और बुलेटिन निकाले, उनका टेक्स्ट बुक छप गया है कि ऑपरेशन जी सिंदूर में। सर। सर और मैं आपसे छोटे एक बात और जानना चाहती हूँ, मेरा हमेशा से सवाल है, आप ही इसका जवाब देख सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने वो कार्टून स्टोरी वाला, क्योंकि पाकिस्तान जिसको हम जानते हैं सर कि उनके पास उनका, हमारे जबकि हमारे पास जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारा मीडिया हो, हमारे पास सबसे ज्यादा फिल्में हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा मीडिया का है, उसके बावजूद भी सर हम कहीं ना कहीं नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत बहुत पीछे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के, जिस मैंने सर कार्टून प्लेटफॉर्म की बात की, वो मुस्लिम कैरेक्टर्स बनाते हैं, मुस्लिम स्टोरीज सिखाते हैं पूरी तरह से बच्चों को पूरा, क्योंकि सर ऑडियंस भारत में ही होता है। तो हम वो सारी चीजें करते ही नहीं, ना ही हमारे पास कोई काउंटर होता है। आखिर हम क्यों, ना तो नैरेटिव तो बिल्डिंग है ही नहीं, काउंटर नैरेटिव भी नहीं है, ऐसा क्यों सर? इसका आंसर मेरे पास कोई है नहीं। मैं भी काफी जोरदार बहुत सारे चैनल्स में, आर्टिकल्स में, लेक्चर्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, हर एक जगह में ये हाईलाइट करते जा रहा हूँ कि समय आ गया है हिंदुस्तान को एक ऑफिशियल, फॉर्मल,
स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। उस स्ट्रक्चर को आप चाहे कोई भी नाम से बोलिए, इसको मेरा जो है फॉर लैक ऑफ करेक्ट एक्सप्रेशन मैं कहूँगा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। अभी एब्सोल्युटली राइटली सेड। थोड़े दिन पहले कुछ लोगों से मिला था जो जुड़े हुए हैं इन चीज़ों के साथ, उनका कहना है ये शुरू हो गया है, लेकिन मेरे जानकारी के मुताबिक ये इतना आसानी से नहीं होता है। ये टूटे-फूटे अलग-अलग साइलोज़ में काम कर रहे हैं। जब मन मर्जी आप देखिए ना ऑपरेशन सिंदूर में मैं हिंदुस्तान में था नहीं उस समय, बाहर गया था। मैं कुछ पाकिस्तानी मेरे को मिले कोई जगह, वो तो ऐसा सेलिब्रेट कर रहे थे कि हिंदुस्तान बिल्कुल एकदम राख कर दिया पर एकदम हिंदुस्तान है ही नहीं। जज्बा हिंद कर लिया उन्होंने। वो जैसे कुछ माय गॉड! मैं तो देख के बड़ा ताज्जुब हो गया, मैं क्या बात, ये हो कौन आप? तो वो रफाल के बारे में बात करने लगे। मैं क्या रफाल नहीं, आपका जो कौन सा हवाई जहाज है, J-10, आपका J-10 करीब गए हैं। मैं J-10 और F-16 में भी सट्टा मार दिया। F-16 आपको पता नहीं है, F-16 16 से 20 के आगे तो वहां से मैं गायब हूँ, ग्रीस में था उस समय। ये कौन हो कौन हो आप, कौन हो, मेरे पीछे पड़ गया। मैं फिर भागा वहां से। मैं नहीं, इनके बीच में आना ठीक नहीं है। सो लोग तो ऐसा सेलिब्रेट कर रहे थे कि जैसे कि हिंदुस्तान है ही नहीं। तो वही आपके बात को रीइंफोर्स करते हुए मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा मसला है। हमें नैरेटिव बिल्डिंग और काउंटर नैरेटिव के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है आज के दिन में, हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेट, विकिपीडिया, आपका व्हाट डू कॉल दोस, गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी, हाँ ग्रोक, वो तो फेसबुक, चैट जीपीटी, ये इंस्टाग्राम। समय आ गया है हिंदुस्तान को। लेकिन हिंदुस्तान क्या क्या करेगा, लोग यही, आप देखिए मैं भी कह रहा हूं, बट इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। हमारा इकोनॉमी अभी बढ़ा है 4.19 ट्रिलियन जो है, और अब चाइना का देखिए 19 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है, यूएस का है 30 ट्रिलियन। हाँ, पीपीपी टर्म्स में हमारा 17.67 ट्रिलियन की बराबर है और थर्ड लार्जेस्ट है। चाइना का है 40 ट्रिलियन है, अमेरिका का 30 ट्रिलियन के करीब करीब है। बट एवरीथिंग इज नॉट पीपीपी ना। ये जो आप टेक्नोलॉजी की बात जब करते हैं, वी हैव डिड नॉट हैव द हेड स्टार्ट, हम पीछे से बहुत स्टार्ट, वी हैव स्टार्टेड 25 years or 50 years after others have started the thing. जी। China has gone miles ahead, it has left US behind. हम कोई भी चीज में आगे नहीं है। चाइना में तो सर पूरी डिजिटल सॉवरेनिटी भी आ गई है, अब तो छोड़िए। वो सॉवरेनिटी आ गई है। आप देखिए ना, देखो जब चाइना क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट के पीछे पड़ा था, तब हिंदुस्तान देख रहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाए। हम जो भिखारी जो हैं, इकोनॉमी लिबरलाइजेशन, वहां पे तो हमारे पास पैसा ही नहीं था इन चीजों के बारे में सोचने के लिए। अर्ली 90s की बात मैं कह रहा हूँ, जब यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ, यूएसएसआर का एक ऑफर आया था कि हमारे साइंटिस्ट आप लो इतने तनख्वाह पे। अरे तनख्वाह, ये तो बात की बात है, आपके लोग तो भूख की वजह से मर रहे थे उस समय, आप तनख्वाह की क्या लगे। ऑब्वियसली उसने मना कर दिया हिंदुस्तान ने। इसी तरह हमन टोटा का जो बेस जो अभी नाक के नीचे वो जैसे एक प्रॉब्लम बन चुका है, तो हमन टोटा का भी ऑफर हुआ था 96 97 इफ आई रिकॉल करेक्टली। तो उस समय तो परिस्थिति बड़ा गड़बड़ चल रहा था उस समय, मजबूरन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो वी हैड टू असर्ट आवरसेल्फ। फॉर्चुनेटली आई वुड से इंडिया असर्टेड एंड वी कैरिड आउट न्यूक्लियर टेस्ट, जो अंडर अर्थ जो डिवाइस वाला जो ये किए थे, ट्राई किए थे, उसके बाद सैंक्शन हुआ। सैंक्शन के बाद मैं कहूंगा 2000 2001 से एक झिझक के साथ हिंदुस्तान ने क्रायोजेनिक इंजन 2004 जब सैंक्शन हुआ था, रशिया से आना था, वो मना कर दिए। तो 2004 4-5 साल में हमने डेवलप किए थे, बाय 2008 2010 तक इफेक्टिव हो गया था ये क्रायोजेनिक इंजन, और साथ ही इकोनॉमी डेवलप होने लगा। 2007 को हमारा इकोनॉमी $1 ट्रिलियन बना था। आप देखिए 60 इयर्स लगा था 1 ट्रिलियन बनने के लिए, और 2014 को ये 2 ट्रिलियन हुआ, 2019 को ये 3 ट्रिलियन बना। और पैंडेमिक अगर नहीं होता तो ये अंदाज, मेरे अंदाज के मुताबिक 2021 या 22 तक ये 4 ट्रिलियन हो जाना था। ये लेट हो गया है, अभी 2025 को 4.19 हुआ है। तो ये अगर चाइना के साथ आप तुलना करते हैं, चाइना एक अलग किस्म का देश है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जो पॉइंट आपने उठाया था, हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर गौर करना निहायती आवश्यक है। अगर हुआ है वेल एंड गुड, नहीं हुआ है, उनके जो मुद्दे और जो पहलू हैं अच्छी तरह पहचाना है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके पास समय हो गया शायद। वो 2006 को हिजबुल्लाह
इजरायली डिफेंस फोर्सेस 26 या 36 दिन की लड़ाई हुई थी 2006 को। इस लड़ाई में एक नॉन स्टेट एक्टर, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आईडीएफ को घुटने पे ला दिए थे। कैसे हुआ ये? गोला बारूद से नहीं, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वो इस्तेमाल किए थे इफेक्टिवली। उसको जिसके पास टाइम होगा गूगल करके पढ़िए क्या था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। एक छोटा सा रेडियो स्टेशन से सैटेलाइट टेलीविजन, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे स्प्रेड किए। सोशल मीडिया तब नहीं था, सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ 2011-12 को, जो ट्यूनिसिया वो जो अरब स्प्रिंग हुआ ना, उस समय उसका प्रोलिफरेशन हुई है। ठीक है नहीं? सो उस समय उन्होंने ये जो चाइना का एक है थ्री वॉरफेयर स्ट्रेटेजी, मीडिया परसेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया परसेप्शन मैनेजमेंट और एक लीगल लीगल जो बैकग्राउंड, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कैसे ये करते हैं, ये तीनों चीजों को उन्होंने बरकरार रख के आगे की तरफ किस तरह फर्दर किए हैं अपना एम को, वो एक्चुअली समझना जरूरी है। लेकिन ये केस स्टडी है कि हिजबुल्ला इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को मदद लेते हुए किस तरफ आईडीएफ को घुटने पे टेक दिए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी के घुटने टेकने चाहते हैं, मेरा सिर्फ यही कहना है, निचोड़ है, चाहे पाकिस्तान कुछ करे या ना करे, ये जो टीपीपी का फुटप्रिंट अभी मिला है, इसके ऊपर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं, खुफिया एजेंसी हैं, इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। इसी तरह डट के काम करें, और राजस्थान नहीं बल्कि हर स्टेट के अंदर इस तरफ कोई अगर कहीं पे फुटप्रिंट मिलता है, कोई मोल्स हैं, कोई स्लीपर सेल हैं, इनको बस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। ये बड़ा एक नेटवर्क बिछा हुआ है, इकोसिस्टम बिछा हुआ है। कहीं पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, राइसिन की अटैक करेंगे, कहीं पे बात कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर, अभी मेरे पास ये मैसेज आ गया मोबाइल पे, तुरंत चाहते हैं कोई चैनल में, दिल्ली में ये जो अभी ये डॉक्टर्स पकड़े गए हैं ना, और 3 गाड़ी, खबर यह है कि 32 गाड़ी बेचे गए हैं, जी 32 सर, गाड़ी बिल्कुल। इस्तेमाल करना चाह रहे थे, 15 टन, 3 टन अभी ये 15,000 सर, 15,000 टन। हाँ। सो नहीं, 3 टन और 15 टन आए हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर इस्तेमाल करने के टोटल लिए। ये वैसे सर ये है कि टोटल 15,000 टन ये था आईडीएफ, आईडी 15,000 सॉरी। टन नहीं होगा, 15 टन होगा। नहीं 15,000 सर, तो अच्छा, 15,000 टन से, जी सर, ओ माय गॉड। मेरे समझ के मुताबिक मैं सोचा 3 टन, सॉरी 15,000 केजी। तो केजी होगा, केजी, वो 3000 केजी है बेटा। सो ये टोटल 15,000 केजी, सॉरी। अभी यस। 12 टन अभी बाकी हैं। तो लोगों को समझने के लिए, पुलवामा जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें 40 के करीब सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, वहां पे 100 से 150 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ था, एमोनिया नाइट्रेट की बराबर जो जी। है एक्सप्लोजिव। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, अगर 100 किलो लेते हैं तो 3000 केजी में आप 30 बॉम्ब बना सकते हैं। ठीक है ना, या 30 एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। अगर आप 15,000 है तो आप डिवाइड कर दीजिए 150, 150। मेरे खबर के मुताबिक ये था कि ये 18 स्टेट में ये करने जा रहे थे, 18 स्टेट। लेकिन कल परसों कोई अखबार में आया था 6 अलग अलग जगह वो सीरियल ब्लास्ट करना चाह रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जी सर। 31 मई को मेरा एक आर्टिकल छपा था इंडिया सेंटिनल, जिसका चीफ एडिटर है जयंता भट्टाचार्य जी। वो आर्टिकल में जी जी मुनीर जी। का जो प्रमोशन हुआ था, मुनीर वाज प्रमोटेड टू द ऑनरी रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल होने के नाते मेरा जो, मैंने जो जो चीजें अंदाज किए थे कि क्या होगा, जैसे कि अभी उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उस समय हम नहीं लिखे थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हमने ये लिखा था कि ऐसा अपना पावर स्टेटस को वो बढ़ाएंगे जैसे आयुब खान के टाइम में या मुशर्रफ के टाइम में, ये कुछ ना कुछ ये ब्लैक स्वॉन इवेंट होने जा रहा है। वो आर्टिकल का केंद्र बिंदु था द ब्लैक स्वॉन इवेंट। जी तो सर, वो किस मैंने किस्म आर्टिकल आपको पढ़ा था। जी। वो आपके साथ शायद मैंने शेयर किया था, जब टाइम होगा आप मैंने पढ़ वो लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी, मैंने सर वो पढ़ा, इनफैक्ट जो लास्ट हमारा वीडियो था उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जाके पढ़ मल्टी सकते सिटी सीरियल ब्लास्ट करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। उन्होंने अभी किसी को पकड़े हैं जो ड्रोन्स ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट हो गया है, ड्रोन्स के माध्यम से दिल्ली एनसीआर के अंदर वो काफी जगह में एक समय में उसको अटैक करने का उनका प्लान था।
या आप देखिए किस तरफ से प्लानिंग चल रहा है। तो इसलिए हमें जागृति रहना है, चौकस रहना है, और सिर्फ पुलिस वालों के ऊपर या जो खुफिया एजेंसी इन्हीं के ऊपर छोड़ के या फौज के ऊपर छोड़ के हम अपना शांति हासिल नहीं कर सकते हैं। सबको मिलजुल के, हर सिटीजन का एक दायित्व है, हमें मिलजुल के देश की रक्षा करना सबका जिम्मेवारी है। आइए सब मिलके हम इसको पूरा करें। धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ हमारी सुरक्षा एजेंसियों की या सिर्फ हमारी फौज की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हर जगह वो मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन हमको भी साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन में उस ट्रस्ट को मजबूत बनाते हुए देश की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माफी चाहता हूँ, आज समय से ज्यादा हम चले गए हैं, लेकिन अरे जो नहीं जो सर, बात, इट इज ऑलवेज बीन द प्लेजर सर, आपकी गाइडेंस एंड इनपुट्स आर ऑलवेज थैंक यू वेलकम सर। सर, थैंक यू।